तो दोस्तों द टुमारो वार 2 अपकमिंग एक मूवी है, एक फ्रेंचाइजी है जो कि 2019 में स्टार्ट हुई थी। इसका पार्ट 1 हमें 2019 में देखने को मिला था, उसी का पार्ट 2 हमें अपकमिंग देखने को मिलने वाला है, जिसका हम सभी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो दोस्तों इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको बताता हूँ, वीडियो को लाइक करते। द टुमारो वॉर 2021 की अमेरिकी सैन्य विज्ञान कथा एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन क्रिस मैके ने किया है, जिसे जैक डीन ने लिखा है और इसमें क्रिस प्रैट ने अभिनय किया है। इसका निर्माण डेविड एलिसन, डाना गोल्डबर्ग, डॉन ग्रेंजर, डेविड एस. गोयर, जूल्स डेली और एडम कोलब्रेनर ने किया है, जिसमें यवोन स्ट्राहोवस्की, जेके सिमंस, बेट्टी गिल्पिन, सैम रिचर्डसन, एडविन हॉज, जैस्मीन मैथ्यूज, रयान कीरा आर्मस्ट्रांग और कीथ पॉवर्स जैसे सहायक कलाकार शामिल है। यह वर्तमान समय के सैनिकों और नागरिकों के मिश्रण का अनुसरण करता है, जिन्हें एक विदेशी सेना से लड़ने के लिए भविष्य में भेजा जाता है। मूल रूप से पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा थिएट्रिकल रिलीज के लिए सेट की गई। कोविड-19 महामारी के कारण फिल्म के वितरण अधिकार अमेजन द्वारा अधिग्रहित किए गए। 4 और 2 जुलाई 2021 को प्राइम वीडियो के माध्यम से डिजिटल रूप से रिलीज किए गए। 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बजट के साथ यह फिल्म स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर डेब्यू करने वाली सबसे महंगी फिल्मों में से एक थी। द टुमारो वॉर को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली, जिसमें अवधारणा, एक्शन दृश्यों और प्रदर्शनों, विशेष रूप से प्रैट और रिचर्डसन, की प्रशंसा की गई, लेकिन इसके व्युत्पन्न निष्पादन के लिए आलोचना की गई। एक सीक्वल विकास में है। 7 कथानक दिसंबर 2022 में जीव विज्ञान के शिक्षक और पूर्व ग्रीन बेरेट डैन फॉरेस्टर एक प्रतिष्ठित अनुसंधान केंद्र में नौकरी पाने में असफल रहे। जब वह 2022 फीफा विश्व कप फाइनल देख रहे थे, तब वर्ष 2051 के सैनिक एक टाइम पोर्टल के माध्यम से यह चेतावनी देने के लिए पहुंचे कि मानवता विदेशी आक्रमणकारियों व्हाइट स्पाइक्स के कारण विलुप्त होने के कगार पर है। जवाब में दुनिया की सेना को भविष्य में भेजा जाता है, लेकिन 20% से भी कम जीवित रहने में कामयाब होते हैं, जिससे वैश्विक मसौदा तैयार होता है। डैन को मसौदा प्राप्त होता है और उसे एक ब्रेसलेट पहनाया जाता है जो उसे ट्रैक करता है। डैन की पत्नी एमी फॉरेस्टर उसे अपने अलग हुए पिता जेम्स फॉरेस्टर की मदद से ब्रेसलेट हटाने के लिए कहती है, लेकिन डैन बचपन में उसे छोड़ने के लिए उससे नाराज हो जाता। कमांड शेष रंगरूटों को पास की प्रयोगशाला से कर्मचारियों को बचाने का आदेश देता है। टीम को प्रयोगशाला के कर्मचारियों की मौत का पता चलता है, लेकिन क्षेत्र पर बमबारी होने से पहले वे अपना शोध वापस पा लेते हैं। डैन और बचे हुए लोग डोमिनिकन गणराज्य के प्यूर्टो प्लाटा में एक सैन्य शिविर में वापस आते हैं, जहां डैन को पता चलता है कि कमांड वास्तव में उसकी बेटी कर्नल मुरी फॉरेस्टर है। वह उसे एक महिला व्हाइट स्पाइक को पकड़ने के मिशन पर साथ चलने के लिए कहती है, जो नर की तुलना में दुर्लभ है। वे मादा को ढूंढते हैं और पकड़ते हैं, लेकिन व्हाइट स्पाइक नर उसके स्थान पर उतर आते हैं। मुरी अंततः डैन को बताता है कि अतीत में वह अपनी शोध नौकरी पाने में विफल होने के बाद निराश हो गया था, जिसके कारण उसने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया और अपने परिवार को त्याग दिया, ठीक वैसे ही जैसे जेम्स ने बचपन में उसके साथ किया था। उसके बाद मुरी की 16 साल की उम्र में एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। डैन और मुरी को समुद्र के बीच में एक मजबूत तेल मंच पर स्थित जंपलिंक में ले जाया जाता है। वे एक विष पर काम करते हैं जो मादा को मार सकता है। हालांकि व्हाइट स्पाइक्स बेस पर हमला करते हैं। मुरी बुरी तरह से घायल हो जाता है और डैन से विष को अतीत में ले जाने के लिए कहता है, क्योंकि मानवता इस समयरेखा में कभी नहीं रहने वाली थी, और वे सुलह कर लेते हैं। डैन विष के साथ अतीत में लौटने में कामयाब हो जाता है ताकि उसका बड़े पैमाने पर उत्पादन कर सके, और उसे सेना को देने का प्रयास करता है ताकि उसे भविष्य में वापस भेजा जा सके, लेकिन उसे पता चलता है कि जंपलिंक ऑफलाइन है, जिसे व्हाइट स्पाइक्स ने नष्ट कर दिया है। अपनी पत्नी को यह समझाने के बाद कि भविष्य में क्या हुआ, वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि व्हाइट स्पाइक्स वर्ष 2048 के दौरान नहीं, बल्कि बहुत पहले पहुंचे थे।
डैन और डोरियन चार्ली के साथ व्हाइट स्पाइक के पंजे की जांच करते हैं और चांगबई पहाड़ियों में एक ज्वालामुखी से ज्वालामुखी की राख के टुकड़े खोजते हैं। वे यह सिद्धांत बनाते हैं कि व्हाइट स्पाइक्स पहले से ही पृथ्वी पर थे और ग्लोबल वार्मिंग के कारण जब वे पिघले और ध्रुवीय टोपियों के नीचे से निकले तो वे बाहर आ गए। वह सहायता के लिए सेना की ओर मुड़ता है, लेकिन सबूत के बिना वे उसका समर्थन नहीं कर सकते। वह अपने पिता से 8 पुरुषों की एक टीम को ले जाने के लिए कहता है। डैन अपने सिद्धांत का परीक्षण करने के लिए उत्तरी रूस के सेवर्नाया जेमल्या में एक मिशन का नेतृत्व करता है। अंदर जाने पर उन्हें पता चलता है कि एलियन जहाज वास्तव में व्हाइट स्पाइक्स जहाज नहीं है और व्हाइट स्पाइक्स मृतक एलियन चालक दल के लिए कार्गो थे। वे निष्क्रिय व्हाइट स्पाइक्स में विष इंजेक्ट करते हैं और इससे इंजेक्शन वाले लोग मर जाते हैं, लेकिन शेष व्हाइट स्पाइक्स जाग जाते हैं। डोरियन और हार्ट एलियन जहाज को मैन्युअल रूप से विस्फोट करके खुद को बलिदान करने का फैसला करते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि यह रोकथाम का एकमात्र तरीका है, लेकिन मादा भागने में सफल हो जाती है। डैन और उसके पिता मादा को खोजते हैं और उसे मारने में कामयाब होते हैं, जिससे भविष्य में युद्ध होने से रोका जा सके। डैन अपनी बेटी से फिर से मिलता है और उसे उसके दादा से मिलवाता है। गालना क्रिस प्रैट, जेम्स डैनियल डैन फॉरेस्टर जूनियर, एक जीव विज्ञान शिक्षक और पूर्व ग्रीन बेरेट प्रथम सार्जेंट, जिन्होंने इराक में 2 बार सेवा की। यवोन स्ट्राहोवस्की, कर्नल मुरी फॉरेस्टर, डैन की वयस्क बेटी और एक सैन्य वैज्ञानिक। रयान किरा आर्मस्ट्रांग, युवा मुरी फॉरेस्टर के रूप में। जेके सिमंस, जेम्स डैनियल फॉरेस्टर सीनियर, डैन के अलग हुए पिता और मुरी के दादा, एक सरकार विरोधी उत्तरजीवी, मैकेनिकल इंजीनियर और वियतनाम के अनुभवी। बेट्टी गिल्पिन, एमी फॉरेस्टर, डैन की पत्नी और वापस लौटने वाले सैनिकों के लिए चिकित्सक। सैम रिचर्डसन, चार्ली, पृथ्वी और वायुमंडलीय विज्ञान में पीएचडी के साथ एक ड्राफ्टी। एडविन हॉज डोरियन, कैंसर से पीड़ित एक सैनिक जो अपनी ड्यूटी के तीसरे दौरे पर है। जैस्मीन मैथ्यूज, लेफ्टिनेंट हार्ट के रूप में, एक भावी सैनिक जिसने विश्व कप के दौरान दुनिया को चेतावनी दी थी। कीथ पॉवर्स, मेजर ग्रीनवुड, मुरी के कार्यकारी अधिकारी। इसके अलावा मैरी लिन राजस्कब और माइक मिशेल ने क्रमशः नोरा और कोवान की भूमिका निभाई है, जबकि सेट शेनल ने डैन के शौकिया ज्वालामुखीविद छात्र मार्टिन की भूमिका निभाई है। उत्पादन विकास स्काईरांस मीडिया द्वारा कई वर्षों से फिल्म का विकास किया जा रहा था, जब उन्होंने लेखक जैक डीन के साथ एक सौदा किया। 13 फरवरी 2019 को यह पुष्टि की गई कि क्रिस प्रैट मुख्य स्टार के रूप में फिल्म में शामिल हो गए हैं और इसे क्रिस मैके द्वारा निर्देशित किया जाएगा, जो कि मोरल ओरल, रोबोट चिकन, टाइटन मैक्सिमम और हाल ही में द लेगो बैटमैन मूवी जैसी एनिमेटेड परियोजनाओं के लिए निर्देशन करने के बाद की लाइव एक्शन शुरुआत होगी। 9-10 प्रैट ने खुलासा किया कि वह फिल्म के कार्यकारी निर्माता के रूप में भी काम करेंगे, जो एक निर्माता के रूप में उनकी शुरुआत होगी। 11 फिल्म का नाम शुरू में घोस्ट ड्राफ्ट रखा गया था और यह पता चला था कि यह फिल्म एक पति और पिता के बारे में होगी जिसे भविष्य के युद्ध में लड़ने के लिए तैयार किया जाता है, जहां मानवता का भाग्य अतीत के मुद्दों को ठीक करने की उसकी क्षमता पर निर्भर हो सकता है। 8 फिल्म को एक अंधेरे और भावनात्मक विज्ञानफाई एक्शन महाकाव्य के रूप में वर्णित किया गया था, जो उन लोगों की पीढ़ी के बारे में है जिन्हें एलियंस के खिलाफ एक हारने वाले युद्ध में लड़ने के लिए भविष्य में 30 साल तक जाने के लिए तैयार किया जाता है। क्योंकि फिल्म के लिए प्रारंभिक अवधारणा को बहुत अंधेरा माना जाता था, इसलिए उपचार को हल्का करने का निर्णय लिया गया था। उम्मीद है कि अनुरोधित $20 मिलियन का उत्पादन अधिक विपणन योग्य परिवार के अनुकूल फिल्म बनाने के लिए अनुमोदित किया जाएगा। 12 दर्शकों की संख्या सांबा टीवी ने बताया कि 2.41 मिलियन घरों ने 2 से 5 जुलाई के बीच फिल्म देखी, जो कि सेवा द्वारा ट्रैक किए गए किसी भी अमेजन ओरिजिनल के लिए अब तक का सबसे अधिक आंकड़ा है। स्क्रीन इंजन के पोस्ट वीओडी सारांश के अनुसार फिल्म के लिए निश्चित अनुशंसा
दर्शकों का स्कोर 53% था, जबकि स्ट्रीमिंग शीर्षक के लिए सामान्य स्कोर 42% था। 61 जुलाई के 5 से 11 के बीच फिल्म को नील्सन रेटिंग्स के अनुसार 1.1 बिलियन मिनट देखा गया और यह इस हफ्ते का नंबर 3 सबसे ज्यादा देखा जाने वाला सब्सक्रिप्शन वीडियो ऑन डिमांड शीर्षक था, जो वर्जिन रिवर 1.45 बिलियन मिनट और मैनिफेस्ट 1.81 बिलियन मिनट से ठीक पीछे था। 62-63 फिल्म ने बाद के हफ्तों में चार्ट में शीर्ष स्थान हासिल करना जारी रखा। 64 सांबा टीवी के अनुसार रिलीज के पहले 30 दिनों में फिल्म को 5.2 मिलियन घरों में देखा गया। 65 अगस्त 2021 तक यह फिल्म प्राइम वीडियो के कई रिकॉर्ड तोड़ते हुए और अमेजन प्राइम वीडियो के लिए सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म बनकर स्ट्रीमिंग सेवा द्वारा गर्मियों में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म बन गई। 66-67 नील्सन के अनुसार यह बताया गया कि फिल्म को शीर्ष 10 की सूची में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्मों में पहले स्थान पर रखा गया था, जो ब्लैक विडो और लुका जैसी फिल्मों को पछाड़ने में कामयाब रही, दोनों ही डिज्नी प्लस की थी। यह नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई द फियर स्ट्रीट ट्रिलॉजी की पूरी सीरीज की दर्शकों की संख्या को भी मात देने में कामयाब रही। 68-69 प्रैट ने फिल्म की सफलता का जश्न मनाते हुए इसे होम रन जीत कहा और इंस्टाग्राम पर उन्होंने एक नया पोस्ट प्रकाशित किया जहां उन्होंने टिप्पणी की, हम अपने साथी सैनिकों के बिना व्हाइट स्पाइक्स को नहीं हरा सकते थे। 70-71 आलोचनात्मक प्रतिक्रिया। समीक्षा एग्रीगेटर रॉटन टोमाटोज पर 207 समीक्षाओं के आधार पर फिल्म को 52% की स्वीकृति रेटिंग मिली है, जिसकी औसत रेटिंग 5.7/10 है। वेबसाइट के आलोचकों की आम सहमति कहती है, क्रिस प्रैट ने इस विज्ञानफाई साहसिक कार्य को कुशलता से निभाया है, भले ही द टुमारो वॉर आज की तुलना में ज्यादा समय तक याद न रहे। 72 मेटाक्रिटिक पर 35 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 45 का भारित औसत स्कोर मिला है, जो मिश्रित या औसत समीक्षा दर्शाता है। 73 शिकागो सनटाइम्स के रिचर्ड रोपर ने फिल्म को 4 में से 2 स्टार दिए और लिखा, द टुमारो वॉर टाइम ट्रैवल एक्शन शैली में कुछ नया लाने का एक ईमानदार प्रयास है, लेकिन यह फिल्म 2010 और 1990 और 1980 के दशक के हिस्सों से बनी 2021 की गारी है। 74 इंडीवायर के डेविड एयरलिच ने फिल्म को सी ग्रेड देते हुए लिखा, जिसका मतलब यह नहीं है कि द टुमारो वॉर खराब है, इसमें एक चतुर आधार, सैम रिचर्डसन का एक किलर सपोर्टिंग टर्न और इस तरह के एक धुंधले सीजीआई ग्लूपफेस्ट के लिए जगह की असामान्य रूप से अच्छी तरह से परिभाषित भावना है। लेकिन उन सभी प्रशंसनीय विशेषताओं के बावजूद यह बेस्वाद हारनेता फिल्म दर्शकों को चौंका देने से इनकार करने के कारण निष्प्रभावी हो जाती है। एक हॉलीवुड रिपोर्टर के लिए जॉन डेफोर ने लिखा कि इस चित्र में शायद वह खास चीज नहीं है जो इसे सिनेमाघरों में बहुत बड़ा बना सकती थी, लेकिन यह वैसे भी अमेजन स्ट्रीम पर मनोरंजक है, और उन्होंने प्रैट के अभिनय की प्रशंसा की। 75 आईजीएन ने फिल्म की आलोचना की और फिर इसे बेहद बेवकूफ़ी भरी विज्ञान कथा बताया और आगे कहा कि प्रैट फिल्म में लड़खड़ाते हैं। 76 एंटरटेनमेंट वीकली से लीह ग्रीनब्लाट ने फिल्म को बी ग्रेड दिया और टिप्पणी की, आखिरकार कहानी नरम फोकस भावना और अंतिम बर्फीले सेट पीस में विलीन हो जाती है, जिसका निष्पादन इतना स्पष्ट रूप से हास्यास्पद है कि 1970 के दशक का बॉन्ड खलनायक बौद्धिक संपदा अधिकारों के लिए आवेदन कर सकता है। हालांकि जलवायु परिवर्तन संदेश चुपके से बिंदु पर है, तब तक प्रैट एंड कंपनी को दौड़ते और मजाक करते हुए देखना और कल के भविष्य के अतीत के माध्यम से अपना रास्ता बनाना लगभग पर्याप्त है। 77 लॉस एंजल्स टाइम्स के रॉबर्ट डेनियल ने अपनी समीक्षा में लिखा, द टुमारो वॉर 90 के दशक की एक्शन ग्लोरी को वापस लाने की कोशिश करता है, जब सिनेमाई रोमांच हर किसी के लिए सब कुछ हो सकता था। इसके बजाय इस पोस्टेपोकेलिप्स कॉम्बैट फ्लिक में 1.21 गीगावाट की शक्ति तक पहुंचने की तीव्रता का अभाव है, जो हमारे स्क्रीन को एस्केपिस्ट फ्लेयर में चमकाने के लिए आवश्यक है। 78 द ऑब्जर्वर से वेंडी आइड ने अपनी समीक्षा में लिखा, प्राणी डिजाइन प्रथम श्रेणी का है, एलियंस भूखे,
तेज और मौत के तंबुओं की एक जोड़ी से लैस है, और प्रैट, और विशेष रूप से उनकी पत्नी के रूप में बेट्टी गिल्पिन, पसंद करने योग्य, जमीनी प्रदर्शन देते हैं। लेकिन पटकथा एक फूली हुई, बोझिल चीज है जो कम से कम 30 मिनट से अधिक लंबी है। 79 पॉलीगॉन की रोक्साना हदादी ने फिल्म को दोहराव वाला माना और इसकी तुलना एज ऑफ टुमारो और स्टारशिप ट्रूपर से की, जिसके लिए उन्होंने कहा, हम इसे समझते हैं। यह औसत, ब्लू कॉलर अमेरिकी हमारी सभी प्रशंसा के योग्य है। यह दृष्टिकोण इतना भारी और भद्दा है कि द टुमारो वॉर इसे पेश करते समय लगातार खुद पर ही ठोकर खाता है। 80 रोजरेबर्ट.com की क्रिस्टी लेमायर ने फिल्म को 4 में से 1.5 अंक दिए और कहा, लेखक जैक डीन की कथित मूल पटकथा बहुत कम ऐसी चीजें पेश करती है जो नवीन या प्रेरित हों। 81 द ग्लोब एंड मेल के बैरी हर्च ने फिल्म की तुलना इंडिपेंडेंस डे और स्टारशिप ट्रूपर से की, इसकी मौलिकता की आलोचना की और लिखा, यह कल्पना करना मूर्खतापूर्ण है कि वर्होवेन जैसे व्यक्ति ने द टुमारो वॉर की सामग्री के साथ क्या किया होगा। यह एक ऐसी फिल्म है जो कुछ आलसी वूहू गर्मियों के मजे देने के स्पष्ट उद्देश्यों के लिए बनाई गई है, किसी भी तरह की छिपी हुई विध्वंसक हरकत के लिए नहीं। लेकिन अगर मेरे पास टाइम मशीन होती तो मैं द टुमारो वॉर के निर्माण में जाने से ठीक पहले खुद को अतीत में ले जाता और सभी को परेशानी से बचाता। 82 एबीसी न्यूज के गुड मॉर्निंग अमेरिका के पीटर ट्रेवर्स ने फिल्म को एक घिसी-पिटी कहानी, दिखावटी विशेष प्रभावों और उधार की प्रेरणा के साथ माना और टिप्पणी की, कल के बारे में कुछ भी नहीं है। एक पुनर्नवीनीकृत गड़बड़ी जो कल पर अपना सारा दाव लगाती है। 83 सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल के मिक लासेल ने दृश्यों, कहानी और एक्शन दृश्यों की प्रशंसा की और कहा, फिर भी द टुमारो वॉर के रिश्ते के पहलू पर बहुत अधिक जोर देना शायद एक गलती होगी। इसके मूल में यह सिर्फ एक बहुत अच्छी राक्षस फिल्म है। फिर भी इसमें सुंदरता का एक स्पर्श है। 84 द मेन एज के एलन एडम्स ने फिल्म को 5 में से 2.5 अंक दिए और कहा, इन सब के बावजूद द टुमारो वॉर एक बुरी फिल्म नहीं है। इसमें कुछ एक्शन और कुछ चुटकुले और कुछ अच्छे प्रदर्शन है। इसमें जो कमी है वह अंतर्निहित मौलिकता, विचारों की वह अभिव्यक्ति जो सर्वश्रेष्ठ विज्ञान कथाओं को इतना अच्छा बनाती है। और दुर्भाग्य से दर्शकों को यह कमी स्पष्ट रूप से महसूस होगी। फिल्म को मूल रूप से पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा वितरित किया जाना था ताकि फिल्म को एक नाटकीय रिलीज दिया जा सके। 13 हालांकि कोविड-19 महामारी के कारण फिल्म को 7 महीने के लिए विलंबित कर दिया गया, जिसने सिनेमाघरों को बंद करने के लिए मजबूर किया, जिसके कारण टॉप गन मैवरिक की रिलीज की तारीख आगे बढ़ गई और मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1 में देरी हुई। 14, 15, 16 अप्रैल 2021 में फिल्म के वितरण अधिकार अमेजन को $200 मिलियन से अधिक की लागत से बेचे गए थे। मैके ने टिप्पणी की, यह एक ऐसी फिल्म है जिसे हम स्पष्ट रूप से थिएटर में दिखाना चाहते थे, यही हमारा इरादा था और हमने इसे कैसे शूट किया। हमने इसे एक बड़ी फिल्म की तरह शूट किया, हमने इसमें कोई कमी नहीं रखी। मुझे पता है कि यह थिएटर में चल सकती है, मैंने इसे थिएटर में चलते हुए देखा है। यह एक बड़ी, जोरदार, रोमांचक फिल्म है, लेकिन इसमें एक समझौता है। हम अभी एक ऐसी दुनिया में हैं जहां एक बड़ी मूल विज्ञानफाई फिल्म के साथ कई जानी-मानी संपत्तियां हैं जो सप्ताहांत के बाद सप्ताहांत में थिएटर में उतरने के लिए आ रही है। एक ऐसा फिल्म निर्माता बनने में सक्षम होना जो एक समय में 240 देशों के दर्शकों के साथ संवाद कर सके, यह भी एक बहुत ही रोमांचक प्रस्ताव है और मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानता हूं। 17, 18 जुलाई 2019 को यह पुष्टि की गई कि यवोन स्ट्राहोवस्की फिल्म के कलाकारों में शामिल होंगी। 19 जेके सिमंस, बेट्टी गिल्पिन, सैम रिचर्डसन, थियो वॉन, जिन्होंने बाद में इस परियोजना को छोड़ दिया, जैस्मीन मैथ्यूज, कीथ पॉवर्स भी अगस्त में कलाकारों में शामिल हुए। 20, 21, 22, 23, 24 मैरी लिन राजस्कब, एडविन हॉज और सितंबर में अतिरिक्त कलाकार शामिल हुए। 25, 26
10 नवंबर 2019 को प्रैट ने अपने इंस्टाग्राम पर कई अभिनेताओं के साथ फिल्मांकन की एक तस्वीर साझा की, जो फिल्म में भी दिखाई देते हैं, और खुलासा किया कि पैरामाउंट पिक्चर्स ने आधिकारिक तौर पर फिल्म का नाम बदलकर द टुमारो वॉर कर दिया है। 27-28 हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन संभावना है कि फिल्म ने चीनी रिलीज सुनिश्चित करने के लिए अपना नाम बदल दिया, क्योंकि देश ने भूत और लाश के बारे में कई फिल्मों पर प्रतिबंध लगा दिया है। 29-30-31 सफेद स्पाइक डिजाइन। प्राणी डिजाइनर केन बार्टेल्मी को फिल्म के एलियंस के लिए डिजाइनर के रूप में पुष्टि की गई थी। 32-2019 की शुरुआत में प्रोडक्शन डिजाइनर पीटर वेनहम ने उनके पिछले कामों की क्षमता के कारण उन्हें काम पर रखा था। बार्टेल्मी ने एलियंस के लिए 67 से अधिक विभिन्न अवधारणा विचारों का निर्माण किया, जो द वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स के ट्राइपॉड्स और द मैट्रिक्स के प्रहरी से प्रेरणा लेते हैं। 33 एलियंस को क्रूर प्राणियों के रूप में वर्णित किया गया था, जो दृष्टि में आने वाली हर चीज पर हमला करते हैं और खाते हैं, और एक आकर्षक डिजाइन की आवश्यकता थी जो इन प्राणियों की भूख और बुद्धिमत्ता को व्यक्त करे। चालक दल यह भी चाहता था कि एलियंस में तेज तैरने और उड़ने जैसी अलग अलग क्षमताएं हों। इस जानकारी ने अंततः बार्टेल्मी को फिल्म के अंतिम डिजाइन तक पहुंचाया। 34 इसके अतिरिक्त फिल्माने 1 सितंबर 2019 को लिंकनटन, जॉर्जिया में फिल्मांकन शुरू हुआ, जो सेंट्रल सवाना नदी क्षेत्र में ऐतिहासिक शहर है। फिल्म को 2019 में ग्रेव्स माउंटेन एरिया में भी शूट किया गया था। भविष्य के मियामी को दर्शाने वाले युद्ध के दृश्यों को अटलांटा और बकहेड, जॉर्जिया के डाउनटाउन में फिल्माया गया था, जिसमें पोस्टेपोकैलिप्टिक सेटिंग बनाने के लिए सीजीआई और लाइव पायरोटेक्निक्स दोनों का उपयोग किया गया था। 36-37-38 क्रिस मैके ने खुलासा किया कि वह चाहते थे कि फिल्म हाइपर स्टाइलिज्ड के बजाय वास्तविक लगे और लोकेशन पर शूट किया जाए और ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल सीमित किया जाए। यही वजह है कि उन्होंने रूस के वतनाजोकुल ग्लेशियर के दृश्यों के लिए आइसलैंड को चुना। चालक दल ने खुलासा किया कि उन्होंने अंततः एक ग्लेशियर के शीर्ष पर फिल्मांकन किया। क्रिस प्रैट ने खुलासा किया कि फिल्मांकन के दौरान उन्हें बताया गया था कि एक जोड़ा एक दरार से गिरने के बाद जमकर मर गया, लेकिन उन्होंने फिर भी दर्शकों को प्रभावित करने की उम्मीद में जोखिम उठाने का फैसला किया। 39-40-41 फिल्म की शूटिंग 12 जनवरी 2020 को पूरी हुई। 42-43 1 जुलाई 2021 को फिल्म का अनुमानित उत्पादन बजट $200 मिलियन होने की पुष्टि की गई। 44-45 विशेष प्रभाव। फिल्म के दृश्य प्रभावों के पर्यवेक्षक जेम्स प्राइस थे, जबकि रैंडी स्टार को दृश्य प्रभावों के निर्माता के रूप में भर्ती किया गया था। 46 समय कूद के प्रभाव के लिए क्रिस मैके चाहते थे कि फिल्म की समय यात्रा फिल्म में अद्वितीय हो। प्राइस ने कहा, हमने उत्तरी रोशनी की छवियों और अंतरिक्ष से पृथ्वी के दृश्य को देखा, और एक बिंदु पर मैंने हबल स्पेस टेलीस्कोप से छवियां दिखाईं क्योंकि उनमें कुछ अंतरंग और रहस्यमयी है। दृश्य प्रभाव कर्मचारियों ने एक बल क्षेत्र बनाने का फैसला किया जो समय में कूदने से ठीक पहले ड्राफ्टियों के ऊपर बनता है। टाइम मशीन सक्रिय होने के साथ यात्री धीरे धीरे ऊपर उठेंगे और अंततः भविष्य में भेजे जाएंगे। प्रभाव को पकड़ने के लिए विशेष प्रभाव टीम ने समय विस्थापन का अनुकरण करने के लिए एक पानी के नीचे बादल टैंक का उपयोग करके परीक्षण किए। हालांकि एसएफएक्स पर्यवेक्षक जेडी श्वाल्म ने धुएं की एक व्यावहारिक दीवार का उपयोग करने का फैसला किया। धुआं इतना मोटा बनाया गया था कि कैमरा इसके माध्यम से नहीं देख सके, और फिर एक स्टंट समन्वयक ने अभिनेताओं को तारों पर बांधा और उन्हें धुएं की दीवार के माध्यम से उड़ाया। पोस्ट प्रोडक्शन में सीजी विद्युत धाराएं प्रदान की गईं ताकि स्क्रीन पतली हवा से बाहर आने वाले अभिनेताओं का प्रतिनिधित्व कर सके। 41 संगीत। मुख्य लेख द टुमारो वॉर साउंड ट्रैक। 6 अगस्त 2020 को लॉर्न बाल्फ को द टुमारो वॉर का संगीतकार चुना गया। बाल्फ ने 2017 की एनिमेटेड कॉमेडी फिल्म द लेगो बैटमैन मूवी के स्कोर पर निर्देशक क्रिस मैके के साथ
पहले ही सहयोग किया था। 47 साउंड ट्रैक एल्बम 2 जुलाई 2021 को मिलान रिकॉर्ड्स द्वारा रिलीज किया गया था। 48 49 मुक्त करना फिल्म को शुरू में पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा 25 दिसंबर 2020 को रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1 की रिलीज की तारीख लेते हुए 23 जुलाई 2021 को पुनर्निर्धारित किया गया, फिर बाद में फिर से शेड्यूल से हटा दिया गया। 50 51 52 53 जनवरी 2021 में अमेजन स्टूडियोज फिल्म को लगभग $200 मिलियन में हासिल करने के लिए अंतिम बातचीत कर रहा था। 54 अप्रैल 2021 में यह घोषणा की गई कि अमेजन ने आधिकारिक रूप से फिल्म का अधिग्रहण कर लिया है और इसे 2 जुलाई 2021 को दुनिया भर में अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज किया। 55 56 हालांकि फिल्म को चीन के सिनेमाघरों में रिलीज करने की पुष्टि की गई, देश में फिल्म 3 सितंबर 2021 को रिलीज हुई, जहां यह बॉक्स ऑफिस पर फ्री गाय के बाद दूसरे स्थान पर खुली। 57 58 स्वागत बॉक्स ऑफिस 3 सितंबर 2021 को फिल्म केवल चीन में नाटकीय रूप से रिलीज हुई और सप्ताहांत में $8.1 मिलियन की कमाई की, जो फ्री गाय के बाद दूसरे स्थान पर रही। 59 60 अपने रन के अंत तक फिल्म ने $19.2 मिलियन की कमाई की। 3 मरकरी न्यूज के रैंडी मायर्स ने 4 में से सारे 3 अंक दिए और टिप्पणी की, एक्शन सीक्वेंस के दायरे और तमाशे को देखते हुए सभी को बहुत ही बारीकी से कोरियोग्राफ और संपादित किया गया है। यह आश्चर्य की बात है कि पैरामाउंट ने इसे जाने दिया। मैक्के को रोबोट चिकन और द लेगो बैटमैन मूवी के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है, लेकिन टुमारो के साथ वह अगले जाने माने एक्शन निर्देशक के रूप में उभरे हैं। 86 स्क्रीनरेंट के क्रिस एगर ने अपनी समीक्षा में सकारात्मक प्रतिक्रिया के रूप में जोड़ा, द टुमारो वॉर में कलाकारों द्वारा एक दिलचस्प सेटअप और ठोस प्रदर्शन है, लेकिन यह अभी भी एक साधारण, अगर मानक, शैली का किराया है। 87 होइट्रान बुई ने फिल्म को 10 में से 6.5 अंक देकर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और कहा कि द टुमारो वॉर किसी भी तरह से महान विज्ञान कथा नहीं है, नहीं, यह काफी अच्छी विज्ञान कथा है। फिल्म आधे घंटे ज्यादा लंबी है और पहले घंटे के अंत तक एक स्लोगन की तरह लगने लगती है। भावुकता कुछ बिंदुओं पर मेलोड्रामा में बदलने की धमकी देती है, जिसे प्रैट संभालने के लिए संघर्ष करता है, लेकिन द टुमारो वॉर में एक बेकार पॉपकॉर्न वाइब है जिसे यह पूरे दिल से अपनाता है, और एक कॉर्नबॉल मर्दांगी है जिसे आप मदद नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक सेकंड के लिए ही सही, इसके द्वारा प्रभावित हो जाते हैं। 88 पुरस्कार समारोह की तिथि, वर्ग, प्राप्तकर्ता, परिणाम, संदर्भ। पीपुल्स चॉइस अवार्ड्स 7 दिसंबर 2021 की फिल्म कल का युद्ध मनोनीत। 89 2021 की एक्शन फिल्म मनोनीत। 2021 के पुरुष फिल्म स्टार क्रिस प्रैट मनोनीत। 2021 का एक्शन मूवी स्टार मनोनीत। एनी पुरस्कार 26 फरवरी 2022 सर्वश्रेष्ठ कैरेक्टर एनिमेशन लाइव एक्शन कार्मेलो लेगिएरो, काजुन हिल्टन, मिशेल एलेनकर मैगलहेस, फ्लोरेंट लिमोजिन, डेव क्लेटन मनोनीत। 90 विजुअल इफेक्ट्स सोसाइटी पुरस्कार 8 मार्च 2022 फोटोरियल प्रोजेक्ट में उत्कृष्ट विशेष व्यावहारिक प्रभाव जेडी श्वाल्म, वेन रोवे, जिम श्वाल्म, हॉकुर कार्लसन मनोनीत। 91 सैटेलाइट पुरस्कार 2 अप्रैल 2022 सर्वश्रेष्ठ दृश्य प्रभाव कार्मेलो लेगिएरो, जेम्स ई प्राइस, जेडी श्वाल्म, रैंडल स्टार और शेल्डन स्टॉपसैक मनोनीत। 92 परिणाम 8 जुलाई 2021 को यह बताया गया कि स्काईरांस और अमेजन प्राइम वीडियो की स्ट्रीमिंग सेवा के लिए एक नई मूवी फ्रेंचाइजी बनाने की उम्मीद के साथ फिल्म की सफलता के कारण सीक्वल बनाने के लिए चर्चा कर रहे थे। यह बताया गया कि निर्देशक क्रिस मैके और पटकथा लेखक जैक डीन सीक्वल के लिए वापसी करेंगे, जबकि सितारों क्रिस प्रैट, यवोन स्ट्राहोवस्की, बेट्टी गिल्पिन, सैम रिचर्डसन,
एडविन हॉज और जेके सिमंस से अपनी अपनी भूमिकाओं को फिर से निभाने की उम्मीद थी। 93-94 मैके ने खुलासा किया कि वे चाहते हैं कि सीक्वल में विश्व निर्माण का विस्तार हो और अधिक अवधारणाएं तलाशी जाए जिनका उपयोग पात्रों के आगे के रोमांच के लिए किया जा सकता है, जिनमें से एक व्हाइट स्पाइक्स की उत्पत्ति है। मुझे लगता है कि समयात्रा के दृष्टिकोण से व्हाइट स्पाइक्स के विश्व निर्माण के दृष्टिकोण से बहुत सी कहानियां हैं। इसलिए ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनके साथ मैं सोचता हूं कि हम खिलवाड़ कर सकते हैं और बहुत मजा कर सकते हैं। यह वैसा ही है जैसा उन्होंने द पर्ज या कुछ ऐसा किया था, जहां ऐसा लगता है कि वे वास्तव में एक दिलचस्प अवधारणा के साथ शुरू करते हैं और अब अगली फिल्म उन चीजों के साथ खेलने और उन चीजों का पता लगाने और उन्हें खत्म करने के लिए मिलती है। 95, 96, 97 सीक्वल के अलावा मैके ने रिचर्डसन के चरित्र चार्ली पर केंद्रित एक स्पिन-ऑफ विकसित करने की संभावना के बारे में बात की। 98, 99 संदर्भ जैक डीन एक अमेरिकी पटकथा लेखक और फिल्म निर्माता है जो डेडफॉल, द टुमारो वॉर और फास्ट एक्स जैसी फिल्मों के लेखन के लिए जाने जाते हैं। प्रारंभिक जीवन डीन मिशिगन के मूल निवासी है। उन्होंने 2005 में न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी टिश स्कूल ऑफ आर्ट्स से लेखन में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की। 2 अपनी पहली स्क्रिप्ट बेचने से पहले उन्होंने द ब्रोंक्स में रिवरडेल कंट्री स्कूल में डिजिटल फिल्म निर्माण और पटकथा लेखन पढ़ाया। 3 उन्होंने बारटेंडर, बरी और कैसीनो डीलर के रूप में भी काम किया है। आजीविका डीन की पहली निर्मित पटकथा 2012 की डकैती फिल्म डेडफॉल के लिए थी, जिसका निर्देशन स्टीफन रूजोवित्स्की ने किया था और इसमें एरिक बाना, ओलिविया वाइल्ड और चार्ली हन्नम ने अभिनय किया था। 2005 में डीन बरबैंक से न्यूयॉर्क जाने वाली जेटब्लू फ्लाइट 292 में सवार थे जब यात्रियों को बताया गया कि विमान के लैंडिंग गियर में खराबी आ गई है। जब विमान घंटों चक्कर लगाता रहा तो डीन ने अपनी मृत्यु पर विचार किया और परिवार के बारे में एक पटकथा लिखने की कसम खाई, जो कि किन, जिसे बाद में डेडफॉल नाम दिया गया, की पटकथा बन गई। डीन ने 2017 की साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर 24 आवर्स टू लिव लिखी, जिसका निर्देशन ब्रायन समर्स ने किया और जिसमें एथन हॉक ने अभिनय किया। 4 उन्होंने साइंस फिक्शन एक्शन टाइम ट्रैवल थ्रिलर द टुमारो वॉर, मूल रूप से घोस्ट ड्राफ्ट शीर्षक लिखी, जिसका निर्देशन क्रिस मैके ने किया है और इसमें क्रिस प्रैट, यवोन स्ट्राहोवस्की, जेके सिमंस और बेट्टी गिल्पिन ने अभिनय किया है। 5-6 मूल रूप से पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा रिलीज होने वाली। 7 अमेजन स्टूडियोज ने लगभग $200 मिलियन के सौदे में फिल्म के अधिकार हासिल किए और इसे 2 जुलाई 2021 को प्राइम वीडियो पर रिलीज किया। 8 उनकी कई पटकथाओं ने हॉलीवुड की सर्वश्रेष्ठ अप्रकाशित पटकथाओं के ब्लैक लिस्ट सर्वेक्षण में जगह बनाई है। 20 एक हिंसक अतीत वाले एक सुधारित अपराधी के बारे में 2013 में सूची में जगह बनाई। 9 ब्रैडली कूपर द्वारा अभिनीत और गेविन ओकॉनर द्वारा निर्देशित द्वितीय विश्व युद्ध की फिल्म अटलांटिक वॉल ने 2015 में सूची में जगह बनाई। 10 वोएजर्स वार्नर ब्रदर्स की एक बायोपिक जो कार्ल सागन और एन ड्रुयान की प्रेम कहानी बताती है, 2016 की ब्लैक लिस्ट में थी। 11 द गॉर्ज 2020 की ब्लैक लिस्ट में था। 12 और इसे 2020 में स्काईरांस द्वारा खरीदा गया था। 7 जून 2024। 13 अन्य अभी तक निर्मित होने वाली पटकथाओं में विज्ञानफाई फिल्म कैनरी शामिल है, जिसे 2018 में इमेजिन एंटरटेनमेंट द्वारा रॉन हॉवर्ड द्वारा निर्देशित करने के लिए खरीदा गया था। 14 वार्नर ब्रदर्स में मेथुसेलह, जो ओल्ड टेस्टामेंट के चरित्र पर आधारित है। 15 और एक्शन थ्रिलर लेओवा। 3 फिल्मोग्राफी डेडफॉल 2012, जीने के लिए 24 घंटे 2017, कल का युद्ध 2021, फास्ट एक्स 2023, केवल कहानी द गॉर्ज 2025, निर्माता भी फास्ट 11 2026, केवल कहानी क्रिस्टोफर मैके
जन्म 11 नवंबर 1973, एक अमेरिकी फिल्म निर्माता और एनिमेटर है। उन्हें रोबोट चिकन के 3 सीजन और मोरल ओरेल के 2 सीजन के निर्देशन और संपादन के लिए जाना जाता है। उन्होंने द लेगो बैटमैन मूवी 2017 के साथ अपने फीचर निर्देशन की शुरुआत की और द टुमारो वॉर 2021 और रेनफील्ड 2023 का भी निर्देशन किया है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। मैके का जन्म विंटर पार्क, फ्लोरिडा में हुआ था, लेकिन उन्होंने अपना अधिकांश बचपन शिकागो, इलिनॉइस में बिताया। एक बड़े होकर मैके अल्फ्रेड हिचकॉक की फिल्मों से प्रेरित हुए और उन्होंने फिल्म में काम करने का फैसला किया। उन्होंने अपने माता-पिता के सुपर 8 फिल्म कैमरे पर अपना पहला काम शूट किया। मैके ने फिल्म छात्र के रूप में 2 साल तक दक्षिणी इलिनॉइस विश्वविद्यालय में पढ़ाई की और कोलंबिया कॉलेज शिकागो से अपनी डिग्री पूरी की। शिकागो में पढ़ाई के दौरान मैके ने 1989 की कॉमेडी अंकल बक के लिए अपनी पहली फिल्म की शूटिंग में भाग लिया। एक आजीविका। अपने शुरुआती करियर में मैके ने कई वीडियो और उपकरण किराए पर देने वाली कंपनियों में काम किया। अपने खुद के उत्पादन उपकरण खरीदने के बाद उन्होंने 3 साल तक संगीत वीडियो, औद्योगिक वीडियो और स्थानीय फिल्मों की शूटिंग और संपादन का काम किया। फिर उन्होंने एक प्रोडक्शन कंपनी में संपादन का काम शुरू किया जहां उन्होंने अपनी पहली फिल्म 2 सप्ताह 1 साल में पूरी की। मैके ने अपना करियर एक संपादक के रूप में शुरू किया। उस कंपनी को छोड़ने के बाद उन्होंने सबसे पहले अपने दोस्त की एक फिल्म संपादित की जिसका नाम क्विक स्टॉप था। टेलीविजन। 2004 में मैके लॉस एंजल्स चले गए और एनिमेशन स्टूडियो शैडोमशीन में संपादन का काम किया। उन्होंने रोबोट चिकन के पहले एपिसोड पर काम शुरू किया जो सेथ ग्रीन और मैथ्यू सेनरिच द्वारा बनाई गई स्टॉप मोशन एडल्ट एनिमेटेड स्केच कॉमेडी टीवी सीरीज थी। मैके ने सीरीज का पहला एंड टाइटल सीक्वेंस बनाया और उसे आवाज दी। 2006 में मैके ने एडल्ट स्विम के लिए एनिमेटेड सीरीज मोरल ओरेल पर काम शुरू किया, जिसके निर्माता डिनोस टेमेटोपोलोस ने कहा कि वे वास्तव में श्रृंखला के लिए निर्माता का श्रेय पाने के हकदार है, जिस पर मैके ने जवाब दिया कि वे वास्तव में निर्देशन करना पसंद करेंगे। उन्होंने दूसरे और तीसरे सीजन के एपिसोड निर्देशित किए। मोरल ओरेल पर उनके काम ने मैट और सेट को प्रभावित किया, जिन्होंने उन्हें रोबोट चिकन निर्देशित करने की पेशकश की, और 2007 में मैके ने एडल्ट स्विम पर प्रसारित श्रृंखला के तीसरे, चौथे और 5वें सीजन का निर्देशन किया। 2007 में मैके ने रोबोट चिकन स्टार वार्स विद सेथ नामक विशेष एपिसोड में संपादक और विजुअल इफेक्ट आर्टिस्ट के रूप में काम किया, जो 17 जून 2007 को प्रसारित हुआ। फिर 2008 में उन्होंने रोबोट चिकन स्टार वार्स एपिसोड 2 में सहनिर्माता और एनिमेशन संपादक के रूप में भी काम किया। 2010 में मैके ने विशेष एपिसोड की अंतिम किस्त रोबोट चिकन स्टार वार्स एपिसोड 3 का निर्देशन और सहनिर्माण किया। 2009 में मैके ने कार्टून नेटवर्क पर एनिमेटेड साइंस फिक्शन एडवेंचर सीरीज टाइटन मैक्सिमम के पहले सीजन का सहनिर्माण और निर्देशन किया। पतली परत। 2011 में वार्नर ब्रदर्स ने द लेगो मूवी पर निर्देशकों फिल लॉर्ड और क्रिस्टोफर मिलर के साथ मिलकर फिल्म के एनिमेशन का सहनिर्देशन करने के लिए मैके को काम पर रखा। यह फिल्म 7 फरवरी 2014 को घरेलू स्तर पर रिलीज हुई और $60 मिलियन के कथित बजट के मुकाबले इसने $468 मिलियन से अधिक की कमाई की। जब लॉर्ड और मिलर 22 जंप स्ट्रीट पर काम कर रहे थे, तब उन्होंने द लेगो मूवी के सभी एनिमेशन, संपादन, प्रभाव, प्रकाश व्यवस्था और रेंडरिंग की देखरेख के लिए मैके को ऑस्ट्रेलिया भेजा। मार्च 2014 में वार्नर ब्रदर्स ने मैके को 2014 की हिट द लेगो मूवी के सीक्वल का निर्देशन करने के लिए चुना, जिसे लॉर्ड और मिलर प्रोड्यूस करेंगे और मिशेल मॉर्गन और जेरेड स्टर्न लिखेंगे। 10 अक्टूबर को WB ने स्पिन फिल्म द लेगो बैटमैन मूवी की घोषणा की, जिसने द लेगो मूवी सीक्वल को पीछे धकेल दिया और विकास को तेज कर दिया।
मैक्के ने द लेगो बैटमैन मूवी का निर्देशन किया, जो 10 फरवरी 2017 को रिलीज हुई। 7. सेठ ग्राहम स्मिथ ने पटकथा का सहलेखन किया, जबकि विल अर्नेट ने बैटमैन की आवाज को दोहराया। 7 फरवरी 2015 में वार्नर ब्रदर्स ने एक नाटकीय एडवेंचर टाइम एनिमेटेड फिल्म रूपांतरण के विकास की घोषणा की, जिसे निर्माता पेनलटन वार द्वारा निर्मित और लिखा जाएगा और रॉय ली और मैके द्वारा निर्मित किया जाएगा। 8 मार्च 2015 में मैके ने वार्नर ब्रदर्स के साथ निर्माता बनने के लिए एक फर्स्ट लुक डील पर हस्ताक्षर किए। 9 मैके डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स के एक हिस्से के रूप में नाइटविंग का विकास और निर्देशन करने के लिए जुड़े हुए थे। 10 और उन्हें जॉनी क्वेस्ट 11 के एक रूपांतरण के साथ साथ लेगो सुपर फ्रेंड्स नामक द लेगो बैटमैन मूवी की अगली कड़ी का निर्देशन करने के लिए भी तैयार किया गया था। 12 हालांकि लेगो फिल्म अधिकारों के यूनिवर्सल के अधिग्रहण के बाद लेगो सुपर फ्रेंड्स को रद्द कर दिया गया था। 13 सितंबर 2019 में मैके को नेटफ्लिक्स के लिए रीबॉर्न का निर्देशन करने के लिए तैयार किया गया था। 14 वह जॉन और जोश सिल्बरमैन के साथ डेव ग्रीन द्वारा निर्देशित और लूनी ट्यून्स के चरित्र विले ई कोयोट पर आधारित लाइव एक्शन एनिमेशन फिल्म कोयोट बनाम एकमे का निर्माण करने के लिए तैयार थे। 15 हालांकि उन्होंने दिसंबर 2020 तक इस परियोजना को छोड़ दिया। 16 2021 में यह घोषणा की गई कि मैके रॉबर्ट किर्कमैन की पिच से रयान रिडले द्वारा एक पटकथा से फिल्म रेनफील्ड के निर्देशक के रूप में डेक्सटर फ्लेचर की जगह लेंगे। 17 फिल्मोग्राफी एलिजाबेथ फोलन गिल्पिन, जन्म 21 जुलाई 1986, एक अमेरिकी अभिनेत्री है। उन्हें नेटफ्लिक्स कॉमेडी सीरीज ग्लो 2017 से 2019 में डेबी लिबर्टी बेले ईगन की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है, एक जिसके लिए उन्हें कॉमेडी सीरीज में उत्कृष्ट सहायक अभिनेत्री के लिए 3 प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स के लिए नामांकित किया गया था। उन्होंने शोटाइम कॉमेडी ड्रामा सीरीज नर्स जैकी 2013 से 2015 में डॉ कैरी रोमन के रूप में भी अभिनय किया। 2-3 2023 में उन्होंने पीकॉक साइंस फिक्शन सीरीज मिसेज डेविस में एआई से लड़ने वाली नन की मुख्य भूमिका में अभिनय किया। गिल्पिन मिस्ट्री थ्रिलर ट्रू स्टोरी 2015, साइंस फिक्शन रोमांटिक कॉमेडी फ्यूचर 38 2017, फंतासी रोमांटिक कॉमेडी इजोंट इट रोमांटिक 2019, ड्रामा ए डॉग्स जर्नी 2019 और एक्शन कॉमेडी स्टूबर 2019 जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी है। 2020 में गिल्पिन ने हॉरर फिल्म द ग्रज, हॉरर थ्रिलर फिल्म द हंट और एक्शन कॉमेडी कॉफी एंड करीम में अभिनय किया। द हंट के लिए उन्होंने एक्शन मूवी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए क्रिटिक्स चॉइस सुपर अवार्ड जीता। प्रारंभिक जीवन एलिजाबेथ फोलन गिल्पिन का जन्म न्यूयॉर्क शहर में 21 जुलाई 1986 को हुआ था। 4 अभिनेता जैक गिल्पिन और एन मैकडोनो की बेटी। 5 उनके पिता, जो एक एपिस्कोपल पुजारी भी है, 2007 से 2018 तक हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अध्यक्ष ड्रू गिल्पिन फॉस्ट के पहले चचेरे भाई है। 6 एलिजाबेथ मैनहट्टन के साउथ स्ट्रीट सीपोर्ट पड़ोस में पली बड़ी, जहां वह कहती है कि उनका पारिवारिक घर ब्लॉक की एकमात्र कब्जे वाली इमारतों में से एक था और जिस क्षेत्र में वह रहती थीं वह एक मछली बाजार था। 7 एलिजाबेथ गिल्पिन 2004 में लूमिस चाफी स्कूल से स्नातक है। 8 और 2008 में फोर्डहेम विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 9 फोर्डहेम में अपने समय के दौरान उन्होंने डायने विस्ट के अधीन अध्ययन किया। 10 आजीविका गिल्पिन ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत लॉ एंड ऑर्डर, क्रिमिनल इंटेंट, फ्रिंज, मीडियम, लॉ एंड ऑर्डर, स्पेशल विक्टिम्स यूनिट और एलिमेंट्री सहित कई टेलीविजन श्रृंखलाओं में अतिथि भूमिका के साथ की थी। 11 उन्हें शोटाइम कॉमेडी ड्रामा सीरीज नर्स जैकी में डॉ कैरी रोमन के रूप में उनकी भूमिका के लिए और अधिक पहचान मिली, जो 2013 से 2015 में श्रृंखला के समापन तक प्रदर्शित हुई। वह हार्टलेस, आई एम गोना प्रे फॉर यू सो हार्ड और वी लिव हियर
जैसे प्रोडक्शंस में ऑफ ब्रॉडवे भी दिखाई दी है। 12-13 गिल्पिन ने घोस्ट टाउन 2008, टेक केयर 2014, ट्रू स्टोरी 2015 और फ्यूचर 38 2017 जैसी फिल्मों में सहायक भूमिकाएं निभाईं। जुलाई 2018 में गिल्पिन बाय साथी ग्लो अभिनेत्री एलिसन ब्री के साथ उनकी सफलता नेटफ्लिक्स कॉमेडी ड्रामा सीरीज ग्लो 2017 से 2019 में डेबी लिबर्टी बेले ईगन के रूप में उनकी अभिनीत भूमिका से आई, जो 1980 के दशक की इसी नाम की महिला पेशेवर कुश्ती लीग से प्रेरित थी। उन्हें अपने प्रदर्शन के लिए महत्वपूर्ण आलोचनात्मक प्रशंसा और कई पुरस्कार नामांकन मिले, जिसमें कॉमेडी सीरीज में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए 3 क्रिटिक्स चॉइस टेलीविजन अवार्ड और कॉमेडी सीरीज में उत्कृष्ट सहायक अभिनेत्री के लिए 3 प्राइम टाइम एमी अवार्ड शामिल है। 2019 और 2020 के बीच गिल्पिन फंतासी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म इजंट इट रोमांटिक, कॉमेडी ड्रामा फिल्म ए डॉग्स जर्नी, एक्शन कॉमेडी फिल्म स्टूबर और एक्शन हॉरर फिल्म द हंट में दिखाई दी। 2021 में वह साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म द टुमारो वॉर में दिखाई दी। उसी वर्ष गिल्पिन HBO श्रृंखला ब्लड शुगर में अभिनय करने के लिए तैयार थीं। 2022 में वह स्टारज राजनीतिक थ्रिलर सीमित श्रृंखला गैसलिट में मोडीन के रूप में दिखाई दी। उन्हें मूवी मिनी सीरीज में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए क्रिटिक्स चॉइस टेलीविजन अवार्ड के लिए नामांकन के साथ उनकी भूमिका के लिए पहचान मिली। सितंबर 2022 में उन्होंने अपनी पहली पुस्तक प्रकाशित की, जो 20 निबंधों का संग्रह है, जिसका शीर्षक है ऑल द वीमेन इन माई ब्रेन एंड अदर कंसर्न। 2023 में गिल्पिन ने सिस्टर सिमोन बटा एलिजाबेथ एबॉट के रूप में अभिनय किया, जो एक नन है जो पीकॉक साइंस फिक्शन सीरीज मिसेज डेविस में कृत्रिम बुद्धिमत्ता से लड़ती है। अपने प्रदर्शन के लिए गिल्पिन को आलोचकों की प्रशंसा मिली और उन्हें ड्रामा में व्यक्तिगत उपलब्धि के लिए TCA अवार्ड के लिए नामांकित किया गया। 17 नेटफ्लिक्स की एनिमेटेड एडवेंचर सीरीज स्कल आइलैंड में आयरीन के रूप में उनकी मुख्य आवाज की भूमिका थी। व्यक्तिगत जीवन लूमिस चाफी स्कूल में हाई स्कूल में रहते हुए गिल्पिन ने अभिनेता और संगीतकार डेमन डॉनो को डेट किया। 18 2016 में उन्होंने अभिनेता कॉस्मो पफिल 19 से शादी की और उनकी बेटी का जन्म नवंबर 2020 में हुआ। 20 फिल्मोग्राफी सैम रिचर्डसन, जन्म 12 जनवरी 1984, एक अमेरिकी अभिनेता और हास्य अभिनेता है। उन्हें HBO की राजनीतिक कॉमेडी सीरीज वीप 2012 से 19 में रिचर्ड स्प्लेट की भूमिका निभाने, कॉमेडी सेंट्रल कॉमेडी सीरीज डेट्रॉयटर्स 2017 से 18 में टिम रॉबिन्सन के साथ सहनिर्माण और सहअभिनय करने और नेटफ्लिक्स स्केच शो आई थिंक यू शुड लीव विद टिम रॉबिन्सन 2019 वर्तमान में विभिन्न किरदार निभाने, एप्पल TV प्लस सीरीज द आफ्टर पार्टी 2022 से 23 में अनीक अज्जाए और मैक्स सीरीज वेलमा 2023 से 24 में नॉर्विले रोजर्स के लिए जाना जाता है। 2022 और 2023 में उन्हें टेड लासो में एडविन अकुफो के रूप में उनके प्रदर्शन के लिए कॉमेडी सीरीज में उत्कृष्ट अतिथि अभिनेता के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। इस श्रेणी में 2023 का पुरस्कार जीता। 1 प्रारंभिक जीवन रिचर्डसन का जन्म मिशिगन के डेट्रॉयट में 12 जनवरी 1984 को हुआ था। 2-3 वे घाना की मां और अफ्रीकी अमेरिकी पिता के बेटे हैं। 4-5 उनकी चाची बारबरा रोज कोलिंस नी रिचर्डसन थीं, जो 1990 में मिशिगन से यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस में चुनी जाने वाली पहली अश्वेत महिला बनी। 6-7 साल में 1 या 2 बार रिचर्डसन अपने माता-पिता के साथ घाना जाते थे, जहां उनके दादा एक प्रमुख और स्थानीय राजनीतिक नेता थे। 8 उन्होंने 2002 में डेट्रॉयट जेसुइट हाई स्कूल और अकादमी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 9 और वेन स्टेट यूनिवर्सिटी में थिएटर का अध्ययन किया। 10-11 आजीविका अपने करियर के शुरुआती दिनों में रिचर्डसन ने डेट्रॉयट के सेकंड सिटी और फिर शिकागो में प्रदर्शन किया।
12 सेकंड सिटी में उन्हें विभिन्न प्रकार के किरदारों के लिए जाना जाता था, जिसमें दृश्य चुटकुलों से लेकर सार्वजनिक हस्तियों की छाप तक शामिल थी। 13 लॉस एंजल्स में जाने के बाद रिचर्डसन द ऑफिस के 6 एपिसोड सीरीज के समापन सहित और गिरफ्तार विकास के सीजन 4 एपिसोड में दिखाई दिए। 12 वह ड्रंक हिस्ट्री, न्यू गर्ल, टीचर्स और हार्डर देन इट लुक्स के 6 एपिसोड में भी दिखाई दिए हैं। उन्होंने एचबीओ की राजनीतिक कॉमेडी सीरीज वीप में रिचर्ड स्प्लेट की भूमिका निभाई, जो पहली बार सीजन 3 के दौरान 4 एपिसोड में अपने आयोवा बुक टूर के दौरान सेलिना मेयर के हैंडलर के रूप में दिखाई दी थी। 14 सीजन 4 के दौरान रिचर्डसन को शो का नियमित कलाकार बनाया गया था। 12 15 16 जब उनके चरित्र को राष्ट्रपति मेयर के प्रशासन में जोना के चरित्र के सहायक के रूप में नौकरी का प्रस्ताव मिला। 17 वह वी आर द मिलर्स, हॉरिबल बॉसेस 2, स्पाई, 14 नेबर्स 2, सोरोरिटी राइजिंग, माइक एंड डेव नीड वेडिंग डेट्स और घोस्टबस्टर्स जैसी फिल्मों में भी नजर आ चुके हैं। 18 2015 में कॉमेडी सेंट्रल ने रिचर्डसन और टिम रॉबिन्सन द्वारा निर्मित श्रृंखला डेट्रॉयटर्स के लिए एक पायलट का आदेश दिया। इस शो में रिचर्डसन और रॉबिन्सन हैं, जिन्होंने दूसरों के साथ श्रृंखला का सहलेखन और सहकार्यकारी निर्माण भी किया है। 19 कॉमेडी सेंट्रल ने तब श्रृंखला के 10 एपिसोड का आदेश दिया, जिसकी शूटिंग 2016 में डेट्रॉयट क्षेत्र में शुरू हुई। डेट्रॉयट फ्री प्रेस के अनुसार श्रृंखला में रिचर्डसन और रॉबिन्सन डेट्रॉयट में संघर्षरत विज्ञापन पुरुषों की भूमिका निभाते हैं, जो स्थानीय टीवी विज्ञापन बनाते हैं। कथानक आंशिक रूप से क्लासिक डेट्रॉयट विज्ञापनों से प्रेरित था, जिसे वे देखते हुए बड़े हुए थे, जिसमें एबीसी वेयरहाउस अभियानों से मेल फॉर सुपरस्टार और गोर्डी शामिल थे। 20 डेट्रॉयटर्स 2016 में रिचर्डसन को द सेकंड सिटी प्रोजेक्ट में उनके काम के लिए कनाडाई स्क्रीन अवार्ड्स में वैरायटी या स्केच कॉमेडी प्रोग्राम या सीरीज, व्यक्तिगत या कलाकारों की टुकड़ी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए नामांकित किया गया था। उन्हें वीप में उनके काम के लिए 2015, 2016, 2017 और 2018 के स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड्स में एक कॉमेडी सीरीज में कलाकारों की टुकड़ी द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भी नामांकित किया गया था, जिसमें से उन्होंने आखिरी पुरस्कार जीता था। 2018 में उन्होंने यूट्यूब प्रीमियम सीरीज चैंपेन इल में अल्फ का किरदार निभाना शुरू किया। 13-22 2019 से उन्होंने नेटफ्लिक्स स्केच आई आई थिंक यू शुड लीव विद टिम रॉबिन्सन में विभिन्न किरदार निभाए हैं। 2021 में रिचर्डसन टेड लासो में एडविन अकुफो के रूप में दिखाई दिए, जिसके लिए उन्हें 2022 और 2023 में कॉमेडी सीरीज में उत्कृष्ट अतिथि अभिनेता के लिए एमी के लिए नामांकित किया गया था। 23 2022 में रिचर्डसन एप्पल टीवी प्लस मिस्ट्री कॉमेडी सीरीज द आफ्टर पार्टी के मुख्य कलाकारों में थे। 24 उसी वर्ष वह 1993 की फिल्म होकस पोकस के सीक्वल होकस पोकस 2 में ओल्ड सलेम मैजिक शॉप के मालिक गिलबर्ट के रूप में दिखाई दिए। 25 फिल्मोग्राफी पतली परत चाबी उन फिल्मों को दर्शाता है जो अभी तक रिलीज नहीं हुई है। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 2007 योजना बनाने वाली महिला पुलिस अधिकारी लघु फिल्म 2010 सुपरमैन बनाम द ऑफिस सैम 2013 हम मिलर्स है टीएसए एजेंट एडविन मार्टेल बेसिल हॉज जन्म 26 जनवरी 1985 एक अमेरिकी अभिनेता है। उन्हें द पर्ज फिल्म श्रृंखला में डाटे बिशप को चित्रित करने के लिए पहचाना जाता है और वे पहले 3 फिल्मों में दिखाई देने वाले एकमात्र अभिनेता है। प्रारंभिक जीवन हॉज का जन्म 26 जनवरी 1985 को जैक्सनविले, उत्तरी कैरोलिना में एल्डिस बेसिल हॉज और योलेट इवांगेलिन रिचर्डसन के घर हुआ था, लेकिन उनका पालन पोषण न्यूयॉर्क में हुआ। 3 हॉज की मां फ्लोरिडा राज्य से है और उनके पिता सेंट थॉमस यूएस वर्जिन द्वीप समूह से है। उनके माता पिता दोनों ने यूएस मरीन कॉर्प्स में सेवा की। वह अभिनेता एल्डिस हॉज के बड़े भाई है।
आजीविका। हॉज ने टीएनटी सीरीज लीवरेज के एक एपिसोड में अतिथि भूमिका निभाई जिसमें उनके छोटे भाई ने अभिनय किया था। उन्होंने वन ट्री हिल के एक एपिसोड में अतिथि भूमिका निभाई। हॉज ने हॉरर फिल्म द पर्ज 2013 और इसके सीक्वल द पर्ज एनार्की 2014 और द पर्ज इलेक्शन ईयर 2016 में द ब्लडी स्ट्रेंजर की भूमिका निभाई। तीसरी फिल्म में द ब्लडी स्ट्रेंजर का नाम डाटे बिशप बताया गया। वह हॉरर फिल्म एज अबव सो बिलो 2014 में भी दिखाई दिए। हॉज ने शिकागो फायर में फायर फाइटर रिक न्यूहाउस की भूमिका भी निभाई। 2019 में हॉज ने एप्पल टीवी प्लस ओरिजिनल साइंस फिक्शन स्पेस ड्रामा सीरीज फॉर ऑल मैनकाइंड के पहले सीजन में नासा के अंतरिक्ष यात्री डेनियल पूल के पति क्लेटन पूल की भूमिका निभाई। 2022 से हॉज ने सीबीएस सीरीज एफबीआई मोस्ट वांटेड में विशेष एजेंट रे कैनन की भूमिका निभाई है। व्यक्तिगत जीवन। उन्होंने 29 जून 2024 को लॉस एंजल्स के कैरोंडेलेट हाउस में अभिनेत्री स्काई पी मार्शल से शादी की। 4 फिल्मोग्राफी। पतली परत। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 1995 डाई हार्ड विद अ वेंजेंस डेक्सटर का दोस्त। 1996 शुभ रात्रि का लंबा चुंबन टोड हेनेसी। 1997 छाया क्षेत्र मेरे शिक्षक ने मेरा होमवर्क खा लिया कोरी। 1999 टूट जाता है टिकी। 2000 बड़ी माँ का घर बास्केटबॉल टीम 1। 2002 जंगल में एक रोशनी क्रेब्स। तटीय रेखाओं रॉय। 2003 जल्लाद का अभिशाप ब्लेक हॉर्नसबी। नेशनल लैम्पून प्रस्तुत करता है डॉर्म डेज टोनी। 2004 रॉबर्ट ली से बेहस इलियट डेविस। अलामो जो। रोगग्रस्त जीवन का इलाज जूलियो हटाए गए दृश्य। 2005 नियंत्रण किरण। मुश्किलों से लड़ना मैरिलिन गैम्ब्रेल की कहानी डार्नेल। 2006 सभी लड़के मैंडी लेन से प्यार करते हैं चिड़िया। डेविड एलिसन जन्म 9 जनवरी 1983 एक अमेरिकी फिल्म निर्माता, पूर्व अभिनेता और स्काईरांस मीडिया के संस्थापक और सीईओ है। वह अरबती और ओरेकल कॉरपोरेशन के सह-संस्थापक लैरी एलिसन के बेटे हैं। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। डेविड एलिसन का जन्म कैलिफोर्निया के सांता क्लारा काउंटी में हुआ था। वह अरबती ओरेकल कॉरपोरेशन के सह-संस्थापक और अध्यक्ष लैरी एलिसन और उनकी पूर्व पत्नी बारबरा बूथ एलिसन के बेटे हैं। उनके पिता इतालवी और यहूदी विरासत के हैं। 1 डेविड ने दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में पढ़ाई की। 2-3 उनकी एक बहन फिल्म निर्माता मेगन एलिसन है जिन्होंने अन्नपूर्णा पिक्चर्स की स्थापना की। 1 आजीविका। एलिसन स्काईरांस मीडिया के सीईओ और संस्थापक है। कंपनी की फिल्मों में मिशन इम्पॉसिबल, फॉलआउट, एनिहिलेशन, वर्ल्ड वॉर जेड, ट्रू ग्रिट, जैक रीचर, स्टार ट्रेक इनटू डार्कनेस, स्टार ट्रेक बियॉन्ड शामिल है। एलिसन को 2010 के लिए वैरायटी की डीलमेकर सूची में नामित किया गया था। 4 और 2011 में फोर्ब्स 30 अंडर 30 सूची में। 5 एक अभिनेता के रूप में एलिसन ने फ्लाई बॉयज, लिटिल फिश, स्ट्रेंज पॉन्ड और होल इन वन फिल्मों में अभिनय किया है। एलिसन की कंपनी स्काईरांस मीडिया ने 2013 में अपने टेलीविजन डिवीजन की शुरुआत के साथ विस्तार किया। उन्होंने अल्टर्ड कार्बन और ग्रेस एंड फ्रेंकी जैसे शो का कार्यकारी निर्माण किया है। 2014 में एलिसन ने पुरुषों के कपड़ों की एक नई लाइन लॉन्च की जिसे लनाई कलेक्शन कहा गया। 6 2017 में एलिसन ने स्पेन के इलियन एनिमेशन स्टूडियो के साथ साझेदारी में स्काईरांस एनिमेशन को लॉन्च करने में मदद की। 7 2018 में उन्होंने घोषणा की कि स्काईरांस मीडिया ने टेंसेंट होल्डिंग्स लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। 8 जनवरी 2024 में यह बताया गया कि एलिसन पैरामाउंट ग्लोबल की मूल कंपनी नेशनल एम्यूजमेंट को शेरी रेडस्टोन से खरीदने में रुचि रखते थे। 9 व्यक्तिगत जीवन। एलिसन एक लाइसेंस प्राप्त पायलट है जिनके पास हेलीकॉप्टर एविएशन,
एरोबेटिक्स, कमर्शियल एविएशन, फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट और मल्टी इंजन एयरक्राफ्ट के लिए इंस्ट्रूमेंट रेटिंग है। 2003 में 20 वर्ष की आयु में उन्हें ईए एयरवेंचर ओशकोश में सीन डी टकर की स्टार्स ऑफ टुमारो एरोबेटिक टीम के हिस्से के रूप में प्रदर्शन करने के लिए चुना गया था। 10 एलिसन प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका और टेलीविजन अकादमी के सदस्य है। 11 उन्होंने 1 अक्टूबर 2011 को कैलिफोर्निया के पाम स्प्रिंग्स में अभिनेत्री और गायिका सैंड्रा लिन मोडिक से शादी की। 12 फिल्मोग्राफी, पतली परत, कार्यकारी निर्माता, फ्लाई बॉयज 2006, बिना श्रेय, ट्रू ग्रिट 2010, मिशन इम्पॉसिबल घोस्ट प्रोटोकॉल 2011, द गिल्ट ट्रिप 2012, जैक रीचर 2012, जीआई जो प्रतिशोध 2013, स्टार ट्रेक इनटू डार्कनेस 2013, विश्व युद्ध जेड 2013, जैक रयान शैडो रिक्रूट 2014, स्टार ट्रेक बियॉन्ड 2016, जैक रीचर नेवर गो बैक 2016, बेवॉच 2017, विनाश 2018, मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट 2018, बिना पछतावे के 2021, सांप की आंखें 2021, ब्लश 2021, ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट्स 2023, मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1 2023, मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग 2025, स्टार ट्रेक 4 टीबीए। निर्माता डॉन ग्रेंजर एक अमेरिकी फिल्म निर्माता है जो जैक रीचर और मिशन इम्पॉसिबल रॉग नेशन सहित कई स्काईडांस मीडिया फिल्मों के निर्माण के लिए जाने जाते हैं। आजीविका ग्रेंजर ने 1987 में वेंट्रॉब एंटरटेनमेंट ग्रुप में शामिल होकर अपना करियर शुरू किया, बाद में अगले साल टचस्टोन पिक्चर्स में शामिल हो गए। 1990 में वह पैरामाउंट पिक्चर्स में शामिल हो गए और 2001 तक प्रोडक्शन और देखरेख के कार्यकारी उपाध्यक्ष के रूप में काम किया। 2001 में ग्रेंजर गैरी लेविनसोहन के साथ मिलकर प्रोडक्शन कंपनी म्यूचुअल फिल्म कंपनी में काम करने लगे, जब इसके सहसंस्थापक मार्क गॉर्डन ने कंपनी छोड़ दी थी। 2 उन्होंने फिल्म टाइमलाइन का कार्यकारी निर्माण किया और कंपनी के लिए स्नेक्स ऑन ए प्लेन का निर्माण किया। 2004 में ग्रेंजर टॉम क्रूज और पाउला वैगन के क्रू वैगन प्रोडक्शंस में विकास और उत्पादन के वरिष्ठ कार्यकारी के रूप में शामिल हुए और उन्होंने वहां फिल्म द आई का निर्माण किया। 2007 में ग्रेंजर प्रोडक्शन के प्रेसिडेंट के रूप में यूनाइटेड आर्टिस्ट्स में शामिल हो गए। मार्च 2014 में ग्रेंजर स्काईडांस प्रोडक्शंस में नए बनाए गए पद ईवीपी फीचर प्रोडक्शंस के रूप में शामिल हुए और वह कंपनी के मुख्य रचनात्मक अधिकारी डाना गोल्डबर्ग को रिपोर्ट करेंगे। 3 व्यक्तिगत जीवन ग्रेंजर ने 1996 में पत्रकार और समाचार एंकर लिसा मैक्री से शादी की। 4 फिल्मोग्राफी कार्यकारी निर्माता टाइमलाइन 2003, डेथ रेस 2008, जीवन 2017, बेवॉच 2017, जियोस्टॉर्म 2017, विनाश 2018, मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट 2018, टर्मिनेटर डार्क फेट 2019, द ओल्ड गार्ड 2020, बिना पछतावे के 2021, सांप की आंखें 2021, टॉप गन मेवरिक 2022, मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1 2023, मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग 2025। निर्माता धूल से पूछो 2006, स्नेक्स ऑन अ प्लेन 2006, द आई 2008, जैक रीचर 2012,
मिशन इम्पॉसिबल दुष्ट राष्ट्र 2015, जैक रीचर नेवर गो बैक 2016, जेमिनी मैन 2019, 6 अंडरग्राउंड 2019, कल का युद्ध 2021, द एडम प्रोजेक्ट 2022, हार्ट ऑफ स्टोन 2023, स्पाई किड्स आर्मागेडन 2023, द गॉर्ज 2025, द ओल्ड गार्ड 2 टीबीए, मई दिवस टीबीए, लोर्ने बाल्फे जन्म 23 फरवरी 1976, एक स्कॉटिश संगीतकार और फिल्म, टेलीविजन और वीडियो गेम स्कोर के रिकॉर्ड निर्माता है। हंस जिमर के रिमोट कंट्रोल प्रोडक्शंस के एक अनुभवी बाल्फ के स्कोरिंग क्रेडिट में फिल्में शामिल है मेगामाइंड, पेंगुइन ऑफ मेडागास्कर, होम, टर्मिनेटर जेनेसिस, 13 हॉवर्स, द सीक्रेट सोल्जर्स ऑफ बेंगाजी, द लेगो बैटमैन मूवी, मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट और इसका सीक्वल मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1, बैड बॉयज फॉर लाइफ और इसका सीक्वल बैड बॉयज, राइड और डाई, ब्लैक विडो, ब्लैक एडम, डंगन एंड ड्रैगन्स, ऑनर अमंग थीव्स, ग्रैंड टूरिज्मो और बेवर्ली हिल्स कॉप, एक्सल एफ, साथ ही वीडियो गेम एसेसिन्स क्रीड, रिवीलेशंस, एसेसिन्स क्रीड 3, क्राइसिस 2, स्काईलैंडर्स और कॉल ऑफ ड्यूटी, मॉडर्न वारफेयर 2। बाद में उन्होंने उत्कृष्ट मूल मुख्य शीर्षक थीम संगीत के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार के लिए नामांकन अर्जित किया। उन्होंने निर्देशकों माइकल बे, क्रिस मैके, क्रिस्टोफर मैकक्वेरी, आदिल एल अरबी और बिलाल फल्लाह और मिकेल हाफस्ट्रॉम के साथ भी सहयोग किया। उन्होंने स्काईडांस प्रोडक्शंस के लिए नया फैनफेयर तैयार किया, जिसका लिप्यंतरण इस प्रकार किया गया, देयर्स अ वर्ल्ड, देयर्स अ मून। बाल्फ ने अन्नपूर्णा पिक्चर्स के डीप नोट ओपनिंग लोगों की भी रचना की। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। बाल्फ का जन्म स्कॉटलैंड के इन्वर्नेस में हुआ था। वे एडिनबर्ग के फेट्स कॉलेज गए, जहां उन्हें संगीत छात्रवृत्ति मिली थी। 2. डिस्कोग्राफी। विशेष रूप से प्रदर्शित चलचित्र। वर्ष शीर्षक निदेशक स्टूडियो नोट्स। 2004 प्यार में पागल मैट रूटलेज यूनाइटेड होम एंटरटेनमेंट स्टूडियो बैंकॉक एंटरटेनमेंट कंपनी लिमिटेड। 2009 हंसी के साथ रोना जस्टिन मोलोतनिकोव ब्रिट फिल्म्स। सिनेटिक राइट्स मैनेजमेंट नामांकित वर्ष की खोज के लिए विश्व साउंड ट्रैक पुरस्कार। 2010 मेगामाइंड टॉम मैकग्राथ पैरामाउंट पिक्चर्स। ड्रीमवर्क्स एनिमेशन पीडीआई ड्रीमवर्क्स हंस जिमर के साथ रचित। 2011 दुविधा रॉन हावर्ड यूनिवर्सल पिक्चर्स। इमेजिन एंटरटेनमेंट। स्पाई ग्लास एंटरटेनमेंट। बख्तरबंद जोनाथन इंग्लिश वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स। 2012 पुलिस दस्ते का सदस्य निक लव मनोरंजन 1। वर्टिगो फिल्म्स। 2013 शीत धरातल स्कॉट वाकर लॉयंसगेट। लाल पंख विल वालेस ग्रेविटास वेंचर्स। अगल बगल आर्थर लैंडन न्यूटाइड फिल्म्स। नैनी फिल्म्स। एक और सुखद अंत नहीं जॉन मैके केलिडोस्कोप होम एंटरटेनमेंट। सिंक्रोनिसिटी फिल्म्स लिमिटेड। ब्रिटिश फिल्म कंपनी डैन माइकलसन के साथ रचित। 2014 ईश्वर का पुत्र क्रिस्टोफर स्पेंसर 20वीं सेंचुरी फॉक्स। लाइटवर्कर्स मीडिया हंस जिमर और लिसा गेरार्ड द्वारा रचित। काला लकड़ी एडम विम्पेनी वाइल्डकार्ड फिल्म्स। ईश्वर के साथ शब्द गिलर्मो अरियागा। खंड ईश्वर का रक्त। ग्लोरिया क्रिश्चियन केलर पिक्चर हाउस नामांकित सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर के लिए एरियल पुरस्कार। मेडागास्कर के पेंगुइन एरिक डेर्नेल। साइमन जे स्मिथ 20वीं सेंचुरी फॉक्स। ड्रीमवर्क्स एनिमेशन पीडीआई ड्रीमवर्क्स हंस जिमर के बिना ड्रीमवर्क्स फिल्म पर पहला एकल काम। 2015 घर टिम जॉनसन 20वीं सेंचुरी फॉक्स। ड्रीमवर्क्स एनिमेशन स्टारगेट के साथ रचित। गले में हड्डी ग्राहम हेनमैन फिल्में अपलोड करें। हेलो एंड कंपनी। डिग्निटी फिल्म फाइनेंस। गुंथा हुआ आटा जॉन गोल्डश्मिट। टर्मिनेटर जेनेसिस एलन टेलर पैरामाउंट पिक्चर्स।
स्काईडांस प्रोडक्शंस, ब्रैड फिडेल द्वारा क्रिस्टोफ बेक। टर्मिनेटर थीम को प्रतिस्थापित किया गया। सोमेरेन, 92 कैस्पर बारफोएड एसेफ फिल्म जेपेकास द्वारा रचित। बंदी जेरी जेमसन श्रेष्ठ तस्वीर। अमेरिकी हीरो निक लव, स्क्रीन मीडिया फिल्म्स। वर्टिगो फिल्म्स। तो दोस्तों बात की जाए पिछले पार्ट की, IMDb रेटिंग बहुत धांसू थी, 6.6 की 10 में से। रेड टमाटोज पर 52% की रेटिंग थी और इसी के साथ और भी कई प्लेटफॉर्म पर लगभग 50% से ज़्यादा की इसकी रेटिंग देखने को मिली थी। बाकी प्राइम वीडियो पर ऑफिशियल इसे रिलीज़ कर दिया गया था। और मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बजट 200 मिलियन था और OTT पर ये आई थी, कुछ जगह सीमित जगह पर इसे रिलीज़ भी किया गया था। वहाँ पर इसका जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है 19.2 मिलियन का था और जल्द ही OTT पर आ गई थी और अमेजोन स्टूडियोज़ द्वारा ही इसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। तो सीधा ये प्राइम वीडियो पर हमें देखने को मिल गई थी रिलीजिंग के थोड़े दिन में ही। बाकी 2 जुलाई 2021 को इसे रिलीज़ किया गया। सुपर डुपर ये हिट रही OTT डाटा के हिसाब से। बाकी इसके बारे में मैंने पूरी एक जैसा जानकारी आपको बता दी है। एक्शन साइफाई ये मूवी है। पार्ट 2 का यदि आप इंतज़ार कर रहे हैं तो नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।